नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे रीट भर्ती से संबंधित, क्योंकि रीट भर्ती से संबंधित बहुत से मुद्दे, बहुत से कमेंट मेरे पास आए हैं जिनका मैं जवाब इस वीडियो में देखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें पदों की संख्या को लेकर, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको एक सलाह देना चाहूँगा भी। पद दोनों लेवलों में खाली पदों को देखते हुए कम है, तो ये मांग जायज़ है भी पदों की बढ़ोतरी के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों को इकट्ठा होके उस कोचिंग सेंटर के संचालक और उस पूरे ग्रुप से निवेदन करना चाहिए भी आप भी इस चीज़ के बारे में मांग उठाओ। जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर वो इस बात को उठाएंगे तो सरकारों के कानों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो शिक्षा के नाम पर अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो भी पद बढ़ोतरी को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि जितना संभव हो सके उतने पद बढ़ाए जा सके। इसी के साथ अपने बात करेंगे रीट भर्ती से संबंधित अन्य बहुत से मुद्दों के बारे में, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एग्जाम को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, क्योंकि एक रणनीति होनी चाहिए आपके पास। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके बारे में आपको उसका पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी देर पढ़ते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो लगातार 2-2 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा स्कोर उन बच्चों का हो जाता है जो मात्र 6 महीने पढ़ते हैं। कारण क्योंकि वो पढ़ने से ज़्यादा रणनीति पर फोकस करते हैं। तो रणनीति एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस बहुत विस्तृत होता है। किसी भी पॉइंट को किस हद तक लिया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। आप अगर किसी भी टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ने लग जाते हैं कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा, कितने के क्वेश्चन किस गहराई तक आते हैं, आपको किस लेवल तक तैयारी करनी है, ये आपको बताता है। आपका पीछे का फीडबैक, आपको कितना नॉलेज है एग्जाम देने का, पीछे एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए। लेकिन इससे साथ ही सवाल पैदा होता है भी आरएसएसबी जो अधीनस्थ बोर्ड है, वो तो रीट मेन का एग्जाम पहली बार ले रहा है। दोस्तों, पहली बार ले चाहे आखिरी बार ले, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो आरएसएसबी एग्ज़ाम ले रहा है, जो सिलेबस आपके एग्ज़ाम में है, वो सिलेबस किसी और एग्ज़ाम में भी तो होगा। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा। आरएसएसबी का जो पेपर होता है उसमें थॉट्स ज़्यादा आते हैं, आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात ये भी जहन में रखनी है कि जो आप रीट मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करवा रहा है, ये आरएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह यहाँ पर सारे क्वेश्चन आते होंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो एक रीट पात्रता एग्जाम था जहां पर आपको 150 के 150 क्वेश्चन वो दिख रहे थे जो आपने या तो पढ़े थे, या हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपकी माइंड से डाइवर्ट हो गए थे या बाहर निकल गए थे, लेकिन आपके पढ़े हुए थे। लेकिन आरएसएसबी के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। यानी आंकड़े बेस हो सकते हैं, पूरी गहराई में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अब आप कह रहे होंगे साहब ये क्या पढ़ा रहे हैं आप ये क्या बता रहे हैं, ये बातें तो सबको पता है। सबको पता है, लेकिन गहराई के साथ कोई नहीं सोचता इन बातों को। कोई नहीं सोचता भी उस पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके में और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके में आपको फर्क रखना है। आपको सारे क्वेश्चनों पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो अच्छी खासी तैयारी करने वाले को भी कंपटीशन से बाहर कर देता है। इसलिए तैयारी करने के साथ साथ एग्जाम में बैठने का
एग्जाम में किन क्वेश्चनों को आपको देखना है। अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, मैं मानता हूं कि कोई भी अभ्यर्थी अगर 6 महीने में भी दिन से या अपने माइंड से अच्छी तरीके से तैयारी करता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट, तो उसको पता चल जाता है कि अपने को किन क्वेश्चनों को छोड़ना है, किन को नहीं छोड़ना। अगर फिर भी वो गलती करता है तो वो कंपटीशन से बाहर होगा। और रीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे, वहां पर एक एक नंबर, आधा आधा नंबर भी आपका बहुत कीमती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें भी आपको एग्जाम को देना कैसे है। इसी के साथ आपको जो मटेरियल है वो किस प्रकार सेलेक्ट करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर भी कोई भी सब्जेक्ट हो जिससे संबंधित मैं होऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ने चाहिए। इसके अलावा अन्य भी कोई क्वेश्चन आपका इससे संबंधित हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं इसके साथ आपको बता दूंगी जो आपको मैटर सेलेक्ट करना है वो ऑथेंटिक बुकों से कोशिश करनी है भी। आप कोई भी मैटर है वो ऑथेंटिक बुकों से सिलेक्ट करें, क्योंकि हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं और उनका जो आंसर है वो ऑथेंटिक बुकों से ही ढूंढा जाता है। और फिर वही अभ्यर्थी सफल होते हैं जो रेड लाइन पर होते हैं, लेकिन उन्होंने अगर ऑथेंटिक किताबों का सहारा लिया है तो वो प्लस में चले जाते हैं। और जो रेड लाइन में होते हैं उन्होंने सिर्फ गाइडें वगैरह या कुछ ऐसा मैटर पढ़ा है जिसकी ऑथेंटिकता क्लियर नहीं है तो वो नीचे खिसक जाते हैं। और इसी वजह से लोग, बहुत से अभ्यर्थी बार बार तैयारी करने के बाद भी कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक किताबें। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हरिमोहन सक्सेना पढ़िए। साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो वहां पर +1 +2 पढ़ने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी नज़र में कोई अच्छा टीचर है साइकोलॉजी का तो वो डॉक्टर लकी आहूजा है। हर बार मैं इसलिए इस नाम को अपने वीडियो में डालता हूं क्योंकि मैंने उनको प्रमाणित करते हुए देखा है। अब की बार 2021 के आंसर की भी आप मिला लीजिए, कोई भी कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, डॉक्टर लकी आहूजा की जो आंसर की है उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। 100% आंसर की डालना किसी के बस की बात नहीं होती और उन्होंने डाली है। एक दो क्वेश्चन में डाउट था, उनको भी उन्होंने डिलीट करवा दिया क्योंकि उनके पास इतने प्रमाणिक तथ्य थे। तो उनकी भी अच्छी किताबें हैं, रीड के लिए आप अच्छी तरीके से उनसे पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट आपका जो भी है उससे रिलेटेड आपको कहीं से भी गाइड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बचपन से वो सब्जेक्ट पढ़ा है। उसके लिए आप अच्छी अच्छी ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और अपने जो आपके पास मैटर है उसको सीमित रखिए। सीमित रखने का ये मतलब नहीं है भी आप अपने सिलेबस को ही सीमित कर दें। सिलेबस को सीमित नहीं करना है, मैटर को सीमित करना है। यानी ऑथेंटिक मैटर को ही अपने पास रखें, ऑथेंटिक मैटर के अलावा इधर उधर नहीं भटकें और कोशिश करें भी आपके पास जो मैटर है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप उसको ही कंठस्थ कर लेते हैं, आप उसका भी रिवीजन 3 बार कर देते हैं, अगर ढंग से रिवीजन 3 बार हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य जो मैं हमेशा करता हूं, जो मेरे को अंतिम समय में, क्योंकि जब एग्जाम का अंतिम समय होता है वो सबसे खतरनाक होता है। उस समय बच्चे के मन में पढ़ने से ज़्यादा पेज पलटने में आनंद आता है, क्योंकि उसको जिस टॉपिक को वो पढ़ रहा है उससे ज़्यादा चिंता उसको अगले पेज की होने लग जाती है कि उस अगले पेज पे जाएं, उससे अगले पेज पे जाएं, ये साइकोलॉजी रह गई, हिंदी रह गई, किस किस का रिवीजन करूं। अंतिम समय में पढ़ना बच्चे के लिए महारत हो जाता है कि वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस पर सब कुछ पढ़ा हुआ है फिर भी अंतिम समय में वो तिलमिलाने लग जाता है। ये कंडीशन आपके साथ नहीं हो, इसके लिए आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं हर एक सब्जेक्ट के आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। वो एक शॉर्ट नोट्स होते हैं वो जो आप किताबों से बनाते हैं, एक शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो आपको अंतिम समय में पढ़ने के लिए काम आएंगे, क्योंकि उस शॉर्ट का भी शॉर्ट वो उस समय के लिए है जब आपके एग्जाम के 2 या 3 दिन रहे हैं या आपको का एग्जाम अगले ही दिन है। जैसे ये शॉर्ट नोट्स उन एग्जाम में बहुत काम होते हैं, जैसे अब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, आपका एक दिन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, दूसरे दिन सेकंड पेपर है, मात्र बीच में 6 घंटे का टाइम है, आप किताबों को लेकर नहीं बैठ सकते।
उस समय अगर आपके पास वो शॉर्ट नोट्स है तो वो आप 5 या 6 घंटे के अंदर उस पूरे सिलेबस का रिवाइज करवाएंगे, और उससे ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन वो थॉट वाले सही हो जाते हैं जो दिमाग से फिसल जाते हैं। इसलिए इन शॉर्ट नोट्स का सहारा जरूर लें, ताकि आपको अंतिम समय में किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़े कि सारे यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास आपकी ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अभी भी काफ़ी टाइम है, 3 महीने के समथिंग आपके पास, 4 महीने के समथिंग खुला टाइम है। आप अच्छी तरीके से रणनीति के साथ अभी भी अगर शुरू करते हैं ग्रेड 3 मेन एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप 2 से 3 बार सिलेबस को कर सकते हैं, अपने एनसीईआरटी से नोट्स बना सकते हैं, फिर उन सभी से एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी ग्रेड 3 अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, तो दोनों का सिलेबस मेरे पास मात्र 50 पेज में है, जिनको मैं 5 से 6 घंटे में पढ़ सकता हूँ, और उनसे खूब क्वेश्चन आते हैं। ये चीज आप भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है एक रणनीति की। रणनीति आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं बनानी है, और ना भी इतनी हार्ड बनानी है भी आप उसका पालन ही नहीं कर पाए। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे टाइम टेबल 15 घंटे पढ़ाई का बना लेते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको ग्रेड 3 में लगना है तो 8 घंटे स्टडी बिना किसी वीडियो देखने के अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए काफी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना है तो आप उससे अलग टाइम में सोते वक्त देख सकते हैं, या बीच में टाइम आपको रेस्ट का चाहिए उस टाइम वीडियो देख सकते हैं। कम से कम वीडियो देखें, जो टॉपिक आपके लिए समस्याग्रस्त बना हुआ है उसी के लिए वीडियो देखें, टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देखें। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको लग रहा है भी किताब पढ़ना तो मुश्किल है, मैं किसी का वीडियो चला के उसको सुन लेता हूँ और मेरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ये आपका वहम है। आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, उस टॉपिक के लिए आप वीडियो देख सकते हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। हाँ, इस वजह से आप वीडियो कभी नहीं देखें भी हाँ कोई बोलेगा और उसको मैं सुनने में मेरे को आनंद आ रहा है और मैं उसको सुनता रहूं और मेरा सिलेबस हो जाए, तो ये आपका वहम है। वीडियो में कोई कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना है, पूरा मैटर क्लियर नहीं कर सकता। किताबें पढ़ने ही पड़ेंगी आपको, और जिस दिन आपको किताबों में इंटरेस्ट आने लग गया उस दिन ऐसे समझना आप सफलता की 2 कदम आगे हो। इसी के साथ बहुत से साथी मेरे को ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए भी कहते हैं, सर मेरे को ऑनलाइन कोर्स लेना है, मैं लूँ या नहीं लूँ। तो अगर आप किसी भी कोचिंग का कोर्स लेंगे, तो अगर अभी आप ले रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप 10-20 हज़ार स्टूडेंट से पीछे चले गए। आप भले ही कितनी मेहनत कर लेना, आप उनसे पीछे रहोगे। कारण क्योंकि आपका जो अभी समय है ये किताबों को देने का है, कोर्स को देने का नहीं है। और दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप पढ़कर समझ नहीं सकते। हाँ, मान सकता हूँ 20 से 25% मैटर ऐसा होता है जिसको आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ उन 20 से 25% के ही वीडियो देखें आप। ऐसा नहीं है भी आप पूरे 100% के वीडियो देखें फिर उनके नोट्स बनाएं, इतने में एग्जाम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो कम से कम ऑनलाइन वीडियो के चक्कर में पड़ें, कम से कम मैटर को देखने की कोशिश करें। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी के लिए वीडियो देखें, और अंतिम समय में जब 15 से 20 दिन रह जाएं तो यूट्यूब को राम राम कह दें भी अब यूट्यूब नहीं देखना है, ये मैराथन क्लासें ये सब कुछ दरी की दरी रह जाएगी और सिलेक्शन लेने वाले ले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता इन मैराथन से कुछ आता नहीं है, अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका उस टाइम का जो स्वाध्याय है उससे कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 क्वेश्चन आपको सही करने हैं या 20 क्वेश्चन सही करने हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अंतिम समय किताबों का होता है, शुरुआती समय भी किताबों का होता है। बीच में टाइम पास के लिए आपका जब समय ऐसा हो भी हाँ मैंने 8 घंटे स्टडी कर ली है, अब मैं किताबों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो उस टाइम आप वीडियो देख सकते हैं। तो कोशिश की है मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सही रणनीति बताने की, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और RSSB दोनों में अंतर बताने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा जो भी आप टॉपिक बताएंगे उससे संबंधित। जय हिंद, जय भारत।